मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को जो है नवीं कक्षा में फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो के अंतर्गत जो है हम तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन जो है आपके स्पर्श भाग 1 के अंतर्गत गद्य भाग में से तीसरा अध्याय। यदि पूरा सिलेबस रखा जाता है तो यह चौथा अध्याय कहलाता है। तो इसके लेखक हैं धीर रंजन मालवीय। उनके बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी हासिल की। जो सीवी रामन के बारे में इन्होंने किस प्रकार लिखा है और ज़्यादातर ये जो हैं पाठकों को वैज्ञानिक के बारे में जो है लेख लिखकर विज्ञान में तरक्की करने के लिए ये बढ़ावा देते हैं। तो उसी प्रकार आगे बढ़ने से पहले हम जो है पिछले वीडियो के अंतर्गत जो अध्ययन किया गया संक्षिप्त में हम विवरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपको यह पता है कि पेड़ से सेब क्यों गिरते हैं, ये आपने पहले भी अध्याय किया था। इससे पहले भी जो है यानी आप भी देखे हैं, इससे पहले भी देखे थे। इस रहस्य को जो है पीछे का रहस्य को जो है केवल न्यूटन ही खोज पाए थे। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि आपके जो आसपास जो है हर कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन कोई जो है उस पर ध्यानपूर्वक रिसर्च जो है कोई नहीं करता है। उसी प्रकार समुद्र जो है नील वर्णीय आभा क्यों होती है, उसकी छाया नीला ही क्यों होता है? यह आदिकाल से हुआ, या आप भी समुद्र देखते समय जो है इसे देखा होगा, लेकिन कोई जानने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन इस रहस्य को भेदन यानी पर्दे को हटाने के लिए कोई जो एक व्यक्ति था वही था सीवी रामन। और जब यह ढूंढे तो विश्वविख्यात बन गए। तो इसी बीच जो है बात यह जो है 1921 की है, जब रामन जो है समुद्री यात्रा कर रहे थे। जो जहाज के डेक यानी जो छत पर खड़े होकर जब वह प्रकृति के पहले ही प्रेमी होने के कारण प्रकृति को निहार रहे थे, वहाँ पर समुद्र का जो है पानी देख रहे थे। उस समय यह इसका रंग जो है नीला ही क्यों है, उन्हें घंटों तक उस विषय में जो है उलझे रहे। और ये वैज्ञानिक के जो ये संशोधक होने के कारण उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वही थी कि एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, आखिर समुद्र का रंग नीला क्यों है। इसके ऊपर बहुत सारे उन्होंने जो है रिसर्च किया और इस सवाल का जवाब उन्होंने ढूंढ निकाला। और जब ढूंढे तो वह विश्वविख्यात बन गए। यहाँ तक जो है हमने अध्ययन किया था। चलिए अब हम आगे का भाग का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह सीवी रामन जो है वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति किए हैं। उन्होंने प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बताया है, किस तरह वो इसके वजह से जो है कण किस प्रकार जो हैं आकाश में वह रंग बदलते हैं, इन सभी को जो है बताया है। वैज्ञानिक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक कहते हैं भारतीय। तो चलिए, तो इनका जो है जन्मकाल भी एक बार हम देख लेंगे। रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के यानी तमिलनाडु राज्य में यह जन्मे हुए थे। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में इनका जो है जन्म हुआ था। इनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। गणित और फिजिक्स के जो है शिक्षक थे। पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। तो आपको पता है कि घर ही पहला गुरुकुल होता है, शिक्षा आपको घर से ही पहले मिलता है। तो एक तो उनके पिताजी जो हैं गणित और भौतिकी के शिक्षक होने के कारण पिता ही इनको जो है पहले जो है घर में ही बचपन से ही इनको गणित और भौतिकी पढ़ाते थे।
इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। ये मत भूलिए कि क्योंकि बच्चों में जो है आप किस तरह जिज्ञासा उनमें पैदा करते हैं, वही आगे जाकर उसी विषय में पांडित्य उन्होंने हासिल करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो पिताजी ही हैं, उन्हें बचपन से जो है गणित और भौतिकी पढ़ाने के कारण उन विषयों के प्रति इनके ऊपर जो है ज़्यादा प्रभाव डाला। और यह इतने बड़े वैज्ञानिक बनने के पीछे जो है सबसे बड़ा जो हाथ है इनके पिताजी के ही माना जाएगा। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले एमबीएन कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। तमिलनाडु के होने के कारण जो है ज़्यादातर इनका जो शिक्षा है वह तमिलनाडु के राज्य में ही हुआ है। इनका कॉलेज जो है मद्रास में हुआ। बीए और एमए दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए। देखिए उस समय जो है इन्होंने बीए और एमए में परीक्षाओं में जो है काफ़ी ऊंचे यानी बहुत सारे अंक इन्होंने प्राप्त कर लिए थे। तो देखेंगे आगे क्या होता है। इनका जो संक्षिप्त आपको विवरण जो है समझ में आया होगा कि सीवी वेंकटरामन जो हैं, एक तो 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में इनका जन्म हुआ। और प्रमुख रूप से जो है इनको गणित और भौतिकी जो विषयों में इतना पांडित हासिल करने का इनका कारण है कि इनके पिताजी जो हैं एक बहुत बड़े यानी शिक्षक थे गणित और भौतिकी, इसीलिए इनको घर में ही जो है गणित और भौतिकी का विषय का ज्ञान प्राप्त था। चलिए आगे क्या होता है देखेंगे। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। यानी विज्ञानों के जो रहस्य हैं, तो देखिए पानी नीला क्यों होता है, धूप के समय उजाला ही क्यों दिखता है, हमारे बहुत सारे ऐसे रहस्य होते हैं, हम उसे देखकर अनदेखा करते हैं। लेकिन सीवी रामन बचपन से ही जो है इन रहस्यों को भेद करने में, सुलझाने में बहुत ही बचपन से ही इन्हें क्यूरियोसिटी जो पहले से ही थी। अपने कॉलेज के ज़माने से ही इन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। ये जब कॉलेज में गए थे तभी से जो है रिसर्च करना, जो दिलचस्पी, इंटरेस्ट जो कहते हैं, पहले से ही था। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। इनका जो पहला जो शोध पत्र था वह किस में हुआ था, फिलोसॉफिकल मैगजीन में जो है प्रकाशित हुआ था। उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन जो है शोध कार्यों के ही समर्पित कर दे। इनका जो है सारा जीवन ही, देखिए कोई एक विषय पर जो है अटूट यानी उसके ऊपर जो है ध्यान देता है तो वह उसका ध्यान जो है भटकता नहीं है, वो उसका सारा जीवन वो शोध कार्य पर ही वह लगाना उनको बेहतर समझते थे। आगे देखिए, समर्पित कर दे। मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरे समय के करियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि देखिए हर एक ऐसे होता है, समर्पित तो करना ही होता है, लेकिन ऐसे वास्तव में नहीं होता है। क्योंकि देखिए आगे कहते हैं, वे प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते हैं। देखिए यदि प्रभावी हैं तो नौकरी करना पड़ता है, तो उसी प्रकार सभी जो प्रभावी जो छात्र हैं वो नौकरी की ओर आकर्षित होते हैं। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। उनकी तैनाती यानी अपॉइंटमेंट जो है कलकत्ता में हुई। कलकत्ता यानी वर्तमान नाम है कोलकाता।
तो देखिए हर छात्रों की तरह, मेधावी छात्रों की तरह ये भी जो है नौकरी हासिल की। इनको भारत सरकार के द्वारा वित्त विभाग में यानी इनकम टैक्स जो होता है या जो है उस विभाग में जो है इनको अफसर बना दिया, जो कलकत्ता में इनकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हो गई। तो समझ में आया होगा। तो देखिए आगे क्या होता है। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान के बनाए। रुझान यानी झुकाव, तो किसकी ओर था। एक तो नौकरी मिल गई, लेकिन इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंटरेस्ट कह लीजिए किसकी ओर था, शोध कार्य करने की ओर, विज्ञान के रहस्यों को उजागर करना। तो जो है रुझान यानी झुकाव को बनाए रखा, यानी उसे भी मेंटेनेंस किया है इन्होंने। किस तरह देखेंगे। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहू बाजार आते। तो जो कलकत्ता में स्थित बहू बाजार की ओर आते, जैसे ही इनकी जो काम हो जाता यानी नौकरी दफ्तर से काम हो जाता, फुर्सत मिल जाता, तो जहाँ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। तो उसका मैं चित्र यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस यह कोलकाता में स्थित है। यहाँ जो जैसे ही उनको दफ्तर से फुर्सत पाते तो वे यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी, वहाँ देखिए वहाँ पर प्रयोगशाला थी ऐसी। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी। ये बहुत ही अनूठी यानी बहुत ही जो है अनूठी यानी सबसे अलग, न्यूली, ठीक है, अनूठी भी कह सकते हैं, न्यूली भी कह सकते हैं, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। खड़ा करना यानी यहाँ पर उसे स्थापित किया था, उसका निर्माण किया था। कौन? डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार द्वारा। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। इनका मूल जो महेंद्र लाल सरकार का उद्देश्य था कि देश में जो है वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। देखिए यह जो है नया जो है यह जो है प्रयोगशाला बनी थी, उसमें साधनों की यानी इक्विपमेंट्स की बहुत सारी कमी थी। रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए काम चलो, ठीक है। तो इसी बीच जो है इसमें ही रामन जो है प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते। इसी बीच जो है इसमें ही वह शोध कार्य करने लगते। यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं। वो कहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, इसके वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कुछ साधन हमें मिल जाते हैं, उसमें ही जो है अपना जो सारा ध्यान लगाते हैं। उसमें एक है सीवी रामन। इसके हठयोग का ही एक उदाहरण माना जाएगा, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहू बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से जो है भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने के प्रयास करता। उन्नतिशील समृद्ध यानी, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ये व्यस्त समय के बीच ही जो है यहाँ पर आते और यहाँ पर वे आकर जो है प्रयोगशाला करते। तो आपको समझ में आया होगा कि जब इनका तैनाती जो है कोलकाता में हुई थी, तो वित्त विभाग में दफ्तर के फुर्सत मिलते ही यह बहू बाजार के जो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस यहाँ पर आ पहुँचते। यह जो है वहाँ पर जो है डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार द्वारा निर्मित एक नया वाला जो है प्रयोगशाला था।
इसमें साधनों की कमी थी, फिर भी CV रामन जो है इसमें काम चलाऊ उपकरणों से ही शोध कार्य करने में जुटे रहते। इस तरह आपको समझ में आना चाहिए। देखिए आगे क्या होता है। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। उसी बीच जो है ये जो है वाद्य यंत्रों की ओर आकर्षित हुए, आकृष्ट हुए यानी आकर्षित। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें यानी लेयर्स जो हैं खोलने का प्रयास कर रहे थे। लेयर्स यानी जो देखिए कोई ऑनियन है तो एक लेयर के बाद दूसरा लेयर आता है, उसी प्रकार यहाँ पर शोध कार्य करने लगे उस क्षेत्र की ओर। ठीक है, तो वाद्य यंत्र कौन सा अच्छा है? हमारे भारतीय बहुत सारे वाद्य यंत्र आप देख सकते हैं। उसी प्रकार इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिनमें देशी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। तो आपको मेरे प्रिय कैडेट्स, आपको समझ में आया होगा कि अब तक जो है हमने क्या देखा। एक तो वे शोध कार्य की ओर बहुत ही आकृष्ट थे। उनकी नियुक्ति जो है कलकत्ता में हुई। वहाँ पर जो है इन्होंने एक प्रयोगशाला में जो है बहु बाजार के जो प्रयोगशाला में प्रयोग करना शुरू किया, और ना बल्कि प्रयोग करते करते ये वाद्य यंत्रों पर भी जो है शोध कार्य करने लगे कि देशी विदेशी दोनों जो वाद्य यंत्र हैं दोनों के बीच जो किस प्रकार का जो अंतर है वह सोचने का प्रयास जो है करने लगे। तो देखेंगे आगे किस प्रकार जो है वाद्य यंत्रों पर जो है उन्होंने जो दोनों देशी और विदेशियों में किस प्रकार जो है अंतर है, इसका अध्ययन हम जो है अगले वीडियो में करेंगे। तो अब तक जो मैंने पढ़ाया ध्यानपूर्वक सुनिए, और जितने भी मैंने प्रश्नोत्तर पर चर्चा की है उसे अपने नोटबुक में लिख कर रखिए। तो इसका जो यह अध्याय थोड़ा बड़ा है, और उसके बावजूद भी जो है हम जो है थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आए, इसीलिए रिपीट करते हुए ध्यान अच्छे से जो है इसका अध्याय को समझ में आए, इसीलिए हम पृथक पृथक जो है अध्ययन कर रहे हैं। अगले वीडियो में जो है इसका अगला भाग, उसके अंतर्गत वाद्य यंत्रों में किस प्रकार ये अंतर बताते हैं उसे हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।